रेंजर्स का दहशत गर्दी, करप्शन और सियासत के गठजोड़ का नया दावा। लियारी में अहम गिरफ्तारियां, गिरफ्तार मुल्जिमान का उजैर बलोच, बीएलए और सिंध की सियासी शख्सियात की माली इमदाद करने का इंकिशाफ। मजीद तहकीकात हुई तो अहम सियासी शख्सियात भी गिरफ्त में आ सकती हैं। सिंध असेंबली में मेयर के इख्तियारात के लिए एहतजाज और कराची की सड़कों पर अपने कायद के खिताब पर आयद पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भरपूर एहतजाजी मूड में है। सरकारी वकील के इस्तीफे के बाद जाली डिग्रियां बनाने का एग्जैक्ट केस अब कहां खड़ा है? कहीं इस केस का हाल भी दीगर हाई प्रोफाइल केसेस की तरह तो नहीं होगा? आपको बताएंगे अंदरूनी कहानी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने N122 के जिमनी इलेक्शन में धांधली की शिकायत समाअत से पहले ही मुस्तरद कर दी। N154 की कामयाबी के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बढ़ते हुए एतमाद को ब्रेक लग जाएगा? और सर्द तरीन मौसम में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। अवाम एहतजाज करके अपना लहू गर्म रख रहे हैं। 2 साल बीत गए, तीसरी सर्दी आ गई, मगर वजीर आजम नवाज शरीफ का गैस बहरान खत्म करने का वादा और दावा पूरा ना हो सका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज एक अहम खबर से, जो सियासत, करप्शन, दहशतगर्दी और गद्दारी के संगीन इल्जामात से जुड़ी है। कल रात रेंजर्स की जानिब से खुफिया इतला पर लियारी के थाने कलरी की हुदूद से 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। इन 4 मुल्जिमान पर संगीन इल्जामात हैं और बार बार बात होती रही है कि सियासत, दहशतगर्दी और करप्शन का क्या गठजोड़ है और इसकी बुनियाद पर अक्सर ताल्लुकात खराब होते रहे। सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियासती इदारों को साथ साथ वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बताती रही। लेकिन अब जो प्रेस रिलीज आई है, जो रेंजर्स की प्रेस रिलीज आई है, उसके मुताबिक ये बात हालिया गिरफ्तारियों ने साबित की है। साबित हो रहा है उनसे कि जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं उन पर रेंजर्स की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं उसमें सियासी शख्सियात, दहशतगर्दी और करप्शन सबका कनेक्शन सामने आ रहा है। हम अपने प्रोग्राम में बताते रहे हैं कि लियारी गैंग वॉर के सरबराह उजैर बलोच के पीपल्स पार्टी के साथ क्या ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन आज जो गिरफ्तारियां जाहिर की गई हैं उससे तासुर में और इजाफा हो रहा है। इन मुल्जिमान में जो गिरफ्तार हुए सलीम देदक, मेहर बख्श, मोहम्मद सईद बलोच और दिल मुराद शामिल हैं। और आज रेंजर्स की जानिब से एक प्रेस रिलीज में यह कहा गया है कि इन 4 मुल्जिमान जिन पर संगीन इल्जामात हैं, उसमें इस प्रेस रिलीज के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश के में इन मुल्जिमान ने एतराफ किया है कि वो कई अरसे से उजैर बलोच और बाबा लाडला को माली इमदाद फराहम कर रहे थे। उजैर बलोच के कहने पर गैंग वॉर के 150 लड़के फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में भर्ती करवाए। और ये नाम सुन के आपको एहसास होगा कि इसका जिक्र आपने पहले भी सुना होगा, फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अहम बात यह है कि पिछले साल जून में रेंजर्स ने फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट सुल्तान कमर सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था और उनसे तफ्तीश के दौरान उजैर बलोच से राबतों का इंकिशाफ सामने आया था। सुल्तान कमर सिद्दीकी पर इल्जाम था कि वो करप्शन की रकम का 70% बिलावल हाउस को भी देता था। इंतहाई अहम बात यह है, और क्योंकि अब रेंजर्स की जानिब से जो गिरफ्तारियां की गई हैं उनमें भी उजैर बलोच और बाबा लाडला का कनेक्शन सामने आ रहा है। जो 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं वो ना सिर्फ उजैर बलोच और बाबा लाडला को फंडिंग करते थे, बल्कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी फंडिंग करते थे, बीएलए को फंडिंग कर रहे थे। इस फंडिंग से बीएलए और लियारी गैंग वॉर ने असला खरीदा, जिससे कराची और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात किए गए। ये भी रेंजर्स की प्रेस रिलीज कहती है। इन मुल्जिमान ने जहां दहशतगर्दों की फंडिंग का एतराफ किया है, वहां सियासी शख्सियात को करोड़ों रुपए करप्शन की मद में देने का भी एतराफ किया है। एक अजीब कनेक्शन पैदा हो रहा है सियासत का, करप्शन का, दहशतगर्दी का, और उसमें जो नया नाम है वो बीएलए का है कि एक ही 4 शख्सियात हैं जो बीएलए को भी फंड करती हों, जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करे और हालात खराब करे, और लियारी गैंग वॉर को भी सपोर्ट करती हो जो कराची में हालात खराब कर रहा हो, और फिर कनेक्शन भी सियासी हो। ये इल्जाम और ज्यादा बड़ा हो जाता है और रेंजर्स की प्रेस रिलीज के मुताबिक है। रेंजर्स की जानिब से सियासत, करप्शन और दहशतगर्दी के नेक्सस की बात इससे पहले भी की गई है, लेकिन इस बार जो नई और अहम बात सामने आई है वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियां हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि बीएलए की माली मुआवनत एक संगीन इल्जाम है। इन गिरफ्तार अफराद की मजीद क्या तफसीलात हैं, ये हैं कौन जो दोनों को सपोर्ट कर रहे थे,
सियासतदानों को भी करते थे और BLA और लियारी गैंग वॉर को भी कराची और बलूचिस्तान में बैक वक्त हालात खराब करने के लिए सपोर्ट करते थे। तला हाशमी हमें बताएंगे। तला, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये 4 लोग हैं कौन आखिर? शाज़ेब, ये 4 अहम लोग हैं फिशरीज से वाबस्ता। फिशरीज के बारे में मैं आपको बता दूं, ये ऑटोनोमस बॉडी है और ये सिंध हुकूमत के तहत काम करती है। 6 इसमें माईगीरो के डायरेक्टर्स होते हैं और 6 हुकूमत इसमें अपॉइंट करती है और फिर एक मिलके जो चेयरमैन है उसको मुंतखब किया जाता है। जो आज की गिरफ्तारियां हैं इनमें नाम तो दे दिए गए रेंजर्स की प्रेस रिलीज में, ताहम वो है कौन ये नहीं बताया गया। ये हम आपको बताते हैं, ज़राए बताते हैं कि इसमें जो सलीम देदक थे ये हैं, ये माईगीरो की जानिब से मुकर्रर किए गए डायरेक्टर हैं और ये उस बॉडी का हिस्सा थे जो कि जो चेयरमैन है उसको मुंतखब करती है। इसके साथ साथ महर बख्श जो हैं, महर बख्श मार्केटिंग ऑफिसर है ग्रेड 16 के और ये भी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुलाजिम हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद सईद बलोच हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, CBA के मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा इसमें दिल मुराद हैं जो कि मार्केटिंग में एक आला ओहदे पर फाइज है और इनका जो ग्रेड बताया गया है वो 18 बताया गया है। तो ये चारों की चारों गिरफ्तारियाँ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी से डायरेक्ट लिंक रखती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये हुकूमत का ज़ैली इदारा है, ऑटोनोमस बॉडी है, ये ख़ुद अपने फ़ंड जनरेट करती है और उसके बाद जो इसके मुलाजमीन हैं उन्हें तनख्वाहें दी जाती हैं, दीगर चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन जब से रेंजर्स ने और असाज इदारों ने करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया था उसके बाद से फिशरीज़ खासा अहम रहा है, क्योंकि ये बताया गया है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाए जाते थे गैर कानूनी ठेकों के ज़रिए और बहुत सारे यहाँ पे काम होते थे, उसमें करोड़ों रुपए कमाए जाते थे और उन करोड़ों रुपए से लियारी गैंग वॉर को सपोर्ट किया जाता था। और आज पहली मरतबा BLA का नाम सामने आया है जो कि कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी है और स्टेट अगेंस्ट एक फोर्स है, उसका नाम भी इसमें लिया गया और मजीद तहकीकात इसमें चल रही है। 4 गिरफ्तारियां हैं, ताहम ये गिरफ्तारियां मुकम्मल नहीं हुई अभी। बहुत शुक्रिया। तलाश में बता रहे थे 4 गिरफ्तारियां हैं, आगे बढ़ सकता है, कोई आम लोग नहीं है, ओहदों पर फाइज थे। आज की गिरफ्तारियों के बाद दहशतगर्दी, करप्शन और सियासत का गठजोड़ खुलकर सामने आ रहा है। BLA का असला जिसकी मालूमात अब सामने आ रही हैं, 2012 में लियारी ऑपरेशन में यह असलहा पुलिस की जानिब से बरामद किया गया था। यह असलहा जो हमने उस वक्त खुद देखा था, लियारी से इतना जदीद असला या फिर लियारी को फराहम किया जाने वाला यह असला बरामद हुआ था जो कराची में पुलिस के पास भी नहीं था। पुलिस के ऊपर जो हमले हुए और जिसमें पुलिस वाले लियारी ऑपरेशन में मारे गए, उसमें चौधरी असलम बारहा कहते रहे कि हम असला पकड़ रहे हैं। BLA, लश्कर जंगवी और साथ साथ लियारी गैंग वॉर के कनेक्शन की भी बात करते रहे और जो असला दिखाया गया चौधरी असलम के ऑफिस से वो देखिए क्या। नाज़रीन, ये मैं असले के सामने पहुंच गया हूं और माशाल्लाह बड़ा इन्होंने असला यहाँ पर रिकवर किया हुआ है। ये हैंड ग्रेनेड्स आप देख रहे हैं, आपको यही लगी? ये वाली बुलेट आगे लगी? मुझे ये बुलेट लगी है जिसकी ये स्टील की बुलेट? जी हाँ। आपको यहाँ आगे लगी? यहाँ से लगी। ये आप बच कैसे गए? ये बुलेट से इंसान बच तो नहीं सकता? बैग से निकल गई है। लेकिन नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपने देखी है। स्टील बुलेट्स हैं जो कि हमारी पुलिस के पास तो कम से कम नहीं है, बट बहरहाल ये इन्होंने पकड़े हैं कि मौजूद थे, गैंगस्टर्स को सप्लाई किए जा रहे थे। गन्स आप देख लें, लॉन्चर आपके सामने मौजूद है, मशीन गन, एंटी क्राफ्ट गन आपके सामने इस वक्त मौजूद है। ये सारी की सारी इन्होंने कहा कि ये पकड़ी गई है। ये सारा असलहा चौधरी असलम के ऑफिस से हमने दिखाया था और साथ साथ वो पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे जिनको वो गोलियां लगी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अंदर जाके लियारी में गोलियां लग गई थी। शहीद चौधरी असलम उस वक्त भी बार बार कह रहे थे कि लियारी गैंग वॉर BLA वाला असला इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बात आज खुलकर सामने आ रही है। पीपल्स पार्टी जो उज़ैर बलोच से लाताल्लुकी का इजहार करती रही है, लेकिन लियारी में 2013 के इंतखाबात में जिस तरह उज़ैर बलोच ने पीपल्स पार्टी के टिकट तकसीम किए और उन उम्मीदवारों ने जो पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबर बने, उन्होंने उज़ैर बलोच की वफादारी का हल्फ उठाया था। यह भी हमने आपको अपने प्रोग्राम में दिखाया था। अब जिस सियासी क़यादत का जिक्र हो रहा है वो क्या लियारी की वो मकामी क़यादत है जो ओथ ही उज़ैर बलोच के ऊपर ले रहे हैं कि जी कुरान पर ओथ ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम उज़ैर बलोच से वफादारी का हल्फ उठाते हैं? क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। कुरान शरीफ पे हल्फ उठाएंगे, हम इंशाल्लाह उनके लिए जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनको भारी अक्सरियत से जितवाएं। मैं सरदार उज़ैर जान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करती हूँ और ये अहद करती हूँ कि मैं हमेशा सरदार उज़ैर जान का साथ दूंगी, उनके साथ रहूंगी और सरदार उज़ैर जान किसी भी जमात में शमूलियत करे तो मैं भी बगैर किसी इसके जमात में शमूलियत इख्तियार करूंगी। मैं सरदार उज़ैर जान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करते हुए ये अहद करता हूँ कि मैं हमेशा सरदार उज़ैर जान के साथ रहूँगा।
ये हो गई मकामी क़यादत। लेकिन अहम बात यह भी है कि उज़ैर बलोच ने लियारी में 2013 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की तकसीम ही नहीं की है, बल्कि जब मई 2013 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को उज़ैर बलोच की हिमायत से कामयाबी हासिल हुई तो 31 मई 2013 को वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर लियारी गई। उस इशाइये में गई जिसका इनेकाद खुद उज़ैर बलोच ने किया था। मुसलसल तनकीद होती रही इस हवाले से। उज़ैर बलोच ने वज़ीर आला सिंध और फरियाल तालपुर को खुशामदीद कहा और ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये सारा मामला उस सब के बाद है जो चौधरी असलम का ऑपरेशन था और मीडिया पर आकर ये बताना था कि BLA और लियारी गैंग वॉर का कनेक्शन है, इनको वही असला जाता है और उज़ैर बलोच के हवाले से वो तमाम बातें करते रहे। ये वो ताल्लुकात हैं जो पीपल्स पार्टी और उज़ैर बलोच के रहे हैं। इन ताल्लुकात की झलक इलेक्शन 2013 से पहले ही सामने आना शुरू हो गई थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 12 अप्रैल 2012 को उज़ैर बलोच के सर की कीमत 2 मिलियन मुकर्रर की थी और ये वो जमाना है जब लियारी में ऑपरेशन हो रहा था। लेकिन इलेक्शन 2013 से पहले 2 माह पहले सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच के सर की कीमत वापस ले ली और ये नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको साफ नजर आ रहा है जिसमें वजारत दाखिला सिंध ने उज़ैर बलोच के सर की कीमत वापस ली है। पहले लगाई फिर वापस ली इलेक्शन से पहले। उज़ैर बलोच की सर की कीमत वापस लेने के बाद पीपल्स पार्टी 2013 के इंतखाबात में लियारी से कामयाब हुई। इस कामयाबी का जश्न मनाया गया। इस जश्न में जैसा कि हमने आपको दिखाया वज़ीर आला सिंध और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा ने शिरकत की और इस शिरकत पर उज़ैर बलोच ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। CM बाजी परियाल सेनेटर यूसुफ बलोच ने जो है ये मेहनत करके ये मामला करके जो है ये बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलवाया। उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी साहब और चीफ जस्टिस सिंध हमें इंसाफ दे जिस तरीके से सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने हमें इंसाफ दिया है। ये सारा मामला आप देख रहे थे और फिर लियारी गैंग की सरपरस्ती का इल्जाम साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा पर भी लगता रहा क्योंकि बात हो रही है सियासी शख्सियात की। ये मकामी लियारी की शख्सियात थी, ये वो शख्सियात थी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे, या फिर जुल्फिकार मिर्जा साहब जो बाकायदा तौर पर बबांगे दौहल ये ओन करते रहे कि मैं असला सप्लाई करता रहा, मैंने लाइसेंस दिए असले के लाइसेंस के माफ कीजिएगा कि असले के लाइसेंस मेरी तरफ से दिए गए और ये मेरे बच्चे हैं। वो पीपल्स पार्टी के अमन कमेटी को अपने बच्चे कहते रहे हैं और ये भी कहते रहे हैं उन्होंने कई लाख लाइसेंस भी तकसीम किए। जरूर इसका फायदा लियारी गैंग वॉर ने भी उठाया होगा और हमने अपने प्रोग्राम में जुल्फिकार मिर्जा से पूछा था कि अगर उज़ैर बलोच सामने आया तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिस पर उनका क्या कहना था ये जरा आप खुद सुनिए। आपके ऊपर क्या कोई दबाव तो नहीं है क्योंकि उज़ैर बलोच साहब अभी गिरफ्तार हो गए दुबई में, उन्होंने भी आना है, उनसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी है, अंदर के मामला पता चलने। मेरे पे दबाव हो तो मैं तो इनकी चमचागिरी कर रहा होता। नाम तो ये भेजेंगे साईं कायम अली शाह को लिस्ट में लगी ये नाम केस जो है ये मिलिट्री कोर्ट में ट्राई हो, मैं ऑफर करता हूँ अपने को। बस ऐसा तो नहीं है कि अगर उज़ैर बलोच ने मुंह खोला तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। गले में अगर आएगी उनको आएगी जिसने लास्ट उज़ैर बलोच के घर में जाके डिनर एंजॉय किया, उससे मुबारकबाद दी कि आपने हमें MNA MPS के कैंडिडेट दिए और हार पहने और उज़ैर बलोच को पहनाए और उसके खाने खा के आए और फिर उज़ैर बलोच यहाँ से रुखसत हो गए। मिर्जा साहब कह रहे थे मुश्किल उन पर आएगी, मुझ पर नहीं आएगी। आखिर मुश्किल किस पर आएगी? आखिर कनेक्शन किसका है? कौन से सियासतदान हैं, लियारी के मकामी या फिर दूसरे सियासतदान या फिर जुल्फिकार मिर्जा साहब या फिर हुकूमत सिंध के लोग, कौन है ये पता चलेगा जब उज़ैर बलोच को सामने लाया जाएगा। मगर फिर ये सवाल उठता है अगर उज़ैर बलोच गिरफ्तार है, मुत्तहिदा अरब अमारात में गिरफ्तार हुआ, अगर पाकिस्तान लाया गया है तो उसे छुपा कर क्यों रखा गया है? अगर ये कनेक्शन है जिसमें मुख्तलिफ लोग सिर्फ इसलिए अरेस्ट होते हैं कि उन्होंने उज़ैर बलोच के लियारी गैंग वॉर को असलाह फराहम करने के लिए पैसे दिए, तो खुद उज़ैर बलोच को सामने क्यों नहीं लाया जाता कि वो हकीकत बताए कि मामला क्या है, कौन से सियासी रहनुमा है, कौन सा कनेक्शन है, BLA से किसका कनेक्शन है और दूसरी जमातों से किसका कनेक्शन है? उज़ैर बलोच को छुपा कर रखने की क्या वजह है? क्या किसी खास वक्त में उसे सामने लाना है या फिर केस उस तरीके से खराब करना है जिस तरीके से 6-6, 8-8 महीने 2-2 साल लोगों को कैद में रखकर सामने लाया जाता है और केस सारा खराब हो जाता है? तो ये भी बड़ा अहम सवाल है कि उज़ैर बलोच कहाँ है। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो एहतजाजी मूड में। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से आज सड़कों और ऐवान दोनों जगहों पर एहतजाज किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में MQM की जानिब से अपने कायद की तकारीर की, मीडिया में नशरो इशात पर आयद पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हुए और दूसरी तरफ सिंध असेंबली में MQM अरकान ने वाटर बोर्ड के इख्तियारात मेयर को देने से मुतालिक बिल ऐवान में पेश करने की इजाजत न मिलने पर ऐवान में एहतजाज किया और फिर वॉकआउट किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्यों चाहती है कि उनके कायद के ऊपर से ये पाबंदी खत्म हो, जबकि अदालती पाबंदी है, और इससे मुत्तहिदा को आखिर फायदा क्या होगा? क्योंकि इस पाबंदी के दौरान मुत्तहिदा ने
बाई इलेक्शन जीते हैं। इस पाबंदी के दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बल्दियाती इंतखाबात में स्वीप किया है और इस पाबंदी के जब ये नहीं थी तो मुत्तहिदा को कुछ प्रॉब्लम्स भी होते थे। पूछते हैं वसीम अख्तर साहब जो कि नौमुंतखब मेयर हैं और मेयर इलेक्ट है कराची के। बहुत आप हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब, आप भी एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब ये पाबंदी नहीं थी तो आपको मुख्तलिफ टॉक शोज में बार बार जाके क्या डिफेंड करना पड़ता था। एक ही सवाल होता था, आपकी कारकर्दगी पे नहीं, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे नहीं। इस पर कि अल्ताफ हुसैन साहब क्या कह रहे हैं और आप मुसलसल ये डिफेंड करते रहते थे। आपकी जमात क्या होता था, जरा देखिए। अपने नाज़रीन से माजरत के साथ कि एक खातून के लिए कह रहे थे, चकला चलाती हैं, नायिका हैं, क्या कहेंगे? देखें, अल्ताफ भाई ने जो बातें की हैं वो अगर उनको देखा जाए, उन्होंने कोट किया है। तरीक अल्ताफ भाई ने कोई जुमले ऐसे कहे हैं, फर्ज कर लें, तो फिर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, पब्लिकली उनके खिताबात पर बैन है, सुन लीजिए। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चैनल्स आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड चैनल्स उसको लाइव नशर नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आपके चैनल्स पे भी चल चुकी हैं। इनमें से मुझे मैं आपको अखबार, इनमें से एक चीज बताइएगा जो किसी चैनल पे चली हो, जिस किस्म के अल्फाज किसी एक चैनल पे चले हो या किसी ने कहे हो। मैं समझता हूँ कि आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को इस तरह लें कि हम किसी पार्टी का हिस्सा हैं, तो पार्टी के मिजाज को भी और कार्य तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम समझते हैं और वही हमारी जिम्मेदारी है जिसको हम यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को आप अपनी वेबसाइट्स पर अपलोड नहीं करते। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन पर आपके जो पार्टी के कारकुनान हैं बिल्कुल इस तरीके से ये मेरे और आपके प्रोग्राम में, ये मेरे और आपके प्रोग्राम में ये बहस तय नहीं होगी, ये तो किसी कोर्ट में जाकर भी तय होगा। अपने अल्फाज अल्ताफ भाई के नहीं है ये। अगर खिताबात पर पाबंदी ना होती तो वो पब्लिक बात है, मेरे हैंडआउट में वो जुमले नहीं है। अल्ताफ भाई की तकरीर में माजरत आ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में लोग इसका एहसास करेंगे और आगे की जानिब बढ़ने की कोशिश करेंगे। वसीम साहब, ये सारी बातें थी, मुसलसल आपको ये डिफेंड करना पड़ता था। अल्ताफ भाई ने ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा, माजरत कर ली है, माजरत नहीं की, कारकुनों के लिए था, मीडिया के लिए नहीं था। उसके बाद आप एक डायरेक्शन आपको मिली है, आप मेयर के इख्तियारात के लिए लड़ रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात में अच्छा परफॉर्म किया है, एक डायरेक्शन आई है, क्यों चाहते हैं इनसे दोबारा पाबंदी हटे? आप कितना मुश्किल में रहते थे, आपने देखा। शाहजेब, देखें, हम एक सियासी जमात हैं, अल्ताफ भाई के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनके पास मैंडेट है, उनके नाम पे 51 MPAs हैं और 24 MNAs हैं और 8 सेनेटर्स हैं। वो दूसरी बड़ी जमात के लीडर हैं सिंध के, और पाकिस्तान की तीसरी या चौथी बड़ी जमात के लीडर हैं वो। जब मैंडेट होता है और जमहूरियत सो कॉल्ड हमारे मुल्क में है, अब एक आइन भी है, तो उस आइन की एक आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ स्पीच की 19A, तो उसकी अगर वायलेशन हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आवाज उठाऊं। आपने जो क्लिप्स दिखाई हैं, मैं समझता हूं जो हम डिफेंड कर रहे हैं वो इम्तियाजी सलूक को डिफेंड कर रहे हैं। अगर अल्ताफ भाई ने कोई बात की है, वो एक लीडर हैं और बात कही है, किसी को बुरी लगी, इससे ज्यादा बातें दूसरे लीडरों ने की हैं जो कि आपके रिकॉर्ड पे हैं, और मौलाना हजरात ने भी बहुत सारी बातें की हैं। जमात इस्लामी के सिराजुल हक रिकॉर्ड पे हैं, इमरान खान रिकॉर्ड पे हैं, ख्वाजा आसिफ फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिकॉर्ड पे हैं। तो ये इम्तियाजी सलूक पाबंदी है ना, होगी, बिल्कुल है, इम्तियाजी सलूक होगा तो एक सियासी जमात के लीडर, उनके कारकुनान हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो सड़क पे आज आए, उन्होंने एहतजाज किया। आपकी क्या सियासत को भी ये जो बैन लिफ्ट होना है, एक तो आप बुनियादी हुकूक की बात करें वो ठीक है, मगर जो आपकी जो सियासत है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, उसको किस हद तक बेनिफिट करता है इस बैन का लिफ्ट होना? मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप लोग ये डिफेंड करते रहते हैं। अब आपने मेयर के इख्तियारात के लिए लड़ना है, फॉर एग्जांपल ये जो केस है कोर्ट में, आप लोगों की तरफ से 18 सितंबर को कोर्ट ने कहा कि जी अपॉलॉजी फाइल करें। 2 अक्टूबर को आप लोगों ने एफिडेविट अपॉलॉजी का फाइल किया कि जी अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से जो बयान दिया गया था, जिसके ऊपर नोटिस हुआ। उसके बाद अभी 2 अक्टूबर की जो तकरीर है, उसके बाद की जो तकारीर हो रही है, मैं पिछले हफ्ते की आपको तकरीर बताता हूं, उसका सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही बता सकता हूं कि सिंध काबीना भंग पी के बैठी होती है, बड़े बड़े गिलासों में भंग पीते हैं, सहाफी भी साथ भंग पीकर बैठे होते हैं। सिक्योरिटी इदारों पर ऐसा ही अजाब आएगा जैसे इब्राह की फौज पर आया था और अबाबील के जरिए हुआ था। अब फिर आप मेयर के इख्तियारात के लिए लड़े होंगे या टॉक शोज में आके अल्ताफ भाई के बयान डिफेंड कर रहे होंगे इसी तरीके से जाके? ये पिछले हफ्ते का बयान है। अगर सिर्फ अल्ताफ भाई के बयान बुरे लग रहे हैं और दूसरे लीडरान के बयान सब सही हैं, जो इमरान खान ने एक निजी महफिल में बैठ के बात की, वो पंजाबी में की थी और ARY ने उसको दिखाया भी, तो अगर फिर पंजाबी में तकारीर शुरू कर दें हम,
तो कोई माइंड नहीं करेगा। तो पीटीआई तो नहीं कह रही कि वो बयान हमारा दिखाएं कहां है, आप ये चाहते हैं कि ये वाला इंस्टीट्यूशंस कहां हैं? ये बयान वसीम अख्तर साहब के हम दिखाएं कि सिंध काबीना और वजीर आला भंग पी के बैठे होते हैं बड़े बड़े गिलासों में, और ऐसा ही अजाब आएगा जैसा कुरान में अबाबील, वो सारी चीजें दिखाएंगे तो आप मुश्किल में ही पड़ेंगे, आसानी में पड़ेंगे। कोई बात नहीं है, अल्ताफ भाई फैक्ट्स बता रहे हैं, फैक्ट्स किसी को बुरे लगते हैं तो अलग बात है, सच कड़वा होता है। अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे, हमारे मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो जाहिर है फैक्ट्स तो अल्ताफ भाई बताएंगे अवाम को। प्रिसाइजली एट अ पॉइंट जब आपको उस मैंडेट के उस हक के लिए, जिसमें मीडिया भी आपके साथ खड़ा है, सिविल सोसाइटी भी आपको सपोर्ट करी है, दूसरी जमातें भी, पीटीआई भी सपोर्ट करी कि आपको इख्तियार मिलना चाहिए, आज उसकी जगह आप सड़कों पर अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर के लिए, उस इख्तियार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्ताफ हुसैन एक लीडर हैं, आपकी अटेंशन डाइवर्ट होने की बात कर, करोड़ों उनके दिलों में बसते हैं, तो वो जाहिर है जैसा कि मैंने कहा दूसरी बड़ी जमात हैं, वो एक मैंडेट रखते हैं, तो उनका हक है कि वो सच और सही बातें अपनी आवाम तक पहुंचाएं। इसका इख्तियारात से कोई ताल्लुक बनता नहीं। इख्तियारात इज वो आर्टिकल दूसरा है, वो 140A है आर्टिकल आइन का, ये 19A है। एज अ लीडर मैं कह रहा हूं आप ये भी नहीं कह सकते कि अल्ताफ हुसैन साहब ऐसी बात नहीं करेंगे जिस पर उनको दोबारा अपॉलॉजी करनी पड़े या आप लोगों को जाके डिफेंड करना पड़े। एक दफा अपॉलॉजी कोर्ट में कर चुके हैं, उसके बाद के सारे बयानात बता रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं आपका जो फोकस है आपकी जमात का, और जो फोकस हो गया है कि हमने कराची के लिए डिलीवर करना है, कराची को साफ करना है, कराची में डेवलपमेंट करनी है, वो आप फिर डाइवर्ट हो रहे हैं और ज्यादा होंगे जब ये पाबंदी हटेगी। शाहजेब, क्या आप मेरा साथ देंगे कि अल्ताफ भाई का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मौजूद है, अल्ताफ भाई की तकारीर और तस्वीर को नहीं रोकना चाहिए? आप हाँ करते हैं या ना? बिल्कुल होना चाहिए, और हर लीडर का हक है और हर लीडर की जिम्मेदारी भी है फिर साथ में कि वो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए, जब वो ऑनर वो जिम्मेदारी का फिर हर लीडर की अगर आइसोलेट करेंगे अल्ताफ हुसैन को तो फिर गलत है। उसका एक मैंडेट है, वो भी सोच रखता है। मतलब आप एक मिसालें दे रहे हैं दूसरे लीडरान की, अल्ताफ हुसैन साहब की पूरी इतनी सारी एक फहरिस्त है तकारीर की, जिसको आप लोग डिफेंड करते रहते हैं बार-बार आके कि कॉन्टेक्स्ट लगता है, ये मतलब नहीं था। ऐसी फहरिस्तें शाहजेब और लीडरों की भी है। सिर्फ अल्ताफ हुसैन को पिक एंड चूज करेंगे तो वो उसके फॉलोअर्स भी हैं, उसके वोटर्स भी हैं, उनको तकलीफ पहुंचेगी। आप बाकियों को तो कुछ नहीं कह रहे जो रिकॉर्ड में है तकारीर। ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रहेगा अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर के हक में, या फिर आपको मौका मिल पाएगा सड़कों पर आने का आपके लिए इख्तियारात लेने के लिए? शाहजेब, आपने जो प्रोग्राम किया है, जहां तक इख्तियारात का मामला है, एज अ मेयर बिल्कुल, एज अ पार्टी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हम उसके लिए स्ट्रगल करेंगे कि इख्तियारात मिलें और कराची के लिए काम करेंगे और सबको लेके साथ चलेंगे। ये तो अदालती फैसला है ना, ये अदालत ने फैसला करना है। आपको तो प्रोटेस्ट अपने इख्तियारात के लिए करें, नहीं आप प्रोटेस्ट तो अदालत पर इस प्रोटेस्ट से क्या फर्क पड़ता है? अपना केस लड़िए जाके, बड़ी जबरदस्त लॉयर हैं आपके साथ। हम अदालत पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा हमें, हम इंतजार कर रहे हैं अदालत का। ये अवाम का हक है कि अवाम आके रोड पे प्रोटेस्ट करे, कहीं भी अगर कर सकती है तो उसको आप मना नहीं कर सकते। आपको अदालत तो फिर सब जुडिस मैटर है, अदालत से आपको इंसाफ की उम्मीद नहीं है? मैं कह रहा हूं अच्छे लॉयर हैं आपके साथ। नहीं, हमने तो मीडिया टॉक जितनी भी की है उसमें हमने अदालत का एहतराम शो किया है और उससे इंसाफ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। वसीम साहब बहुत शुक्रिया, वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं दोनों बातें अपनी जगह पर हैं, अपने कायद के खिलाफ जो तकारीर पर पाबंदी है उसके लिए भी लड़ेंगे और इख्तियारात के लिए भी जो जंग है वो जारी रहेगी। अब ज़ाहिर लगता है कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट एक प्रोटेस्ट मोड में ही नजर आए, क्योंकि सिंध हुकूमत ना इख्तियारात देती नजर आती है, ना ये पाबंदी फिलहाल, क्योंकि अदालती मामला है, अभी तक हटी है। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद एक अहम खबर है जो कि एग्जैक्ट के हवाले से आपने बहुत कुछ सुना होगा। अचानक उसके वकील पीछे हट गए और FIA के वकील पीछे हट गए कि मैं इस केस की पैरवी नहीं कर सकता। क्या इस केस का भी हाल वही होने वाला है जो हाई प्रोफाइल केसेस का, अयान अली का, दूसरे केसेस का हुआ, या कुछ मुख्तलिफ? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में अब बात एग्जैक्ट स्कैंडल केस की जो पुरस्रार होता जा रहा है। अब इस केस के मुस्तकबिल के हवाले से सवालात भी जन्म ले रहे हैं कि क्या ये मुकदमा दीगर कई ऐसे मुकदमात की तरह बिना किसी अंजाम को पहुंचे खत्म हो जाएगा, जो खबरों में बहुत जगह बनाते रहे लेकिन फिर अचानक खत्म हो गए, और अगर खत्म नहीं हुए तो उनके अंदर जितना ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत वो मुकदमात नजर आते थे उतने मजबूत वो रहे नहीं। अयान अली केस उसकी एक मिसाल है, दूसरे केसेस उसकी एक मिसाल है। ये सवाल खास तौर पर गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान इस मुकदमे में होने वाली पेशरफ्त के बाद उठ रहा है। 11 जनवरी को वकील इस्तगासा जाहिद जमील ने अदालत को बताया था कि वो 1 माह के अंदर हतमी फर्दे जुर्म पेश करने और ट्रायल की शुरुआत के लिए तैयार होंगे, केस तैयार है। मगर फिर अचानक 18 जनवरी को इन्होंने खुद को मुकदमे से अलहदा कर लिया। अपने इस्तीफे में जाहिद जमील ने सिर्फ इतना लिखा
کہ ایسے حالات ہیں کہ وہ اس مقدمے سے مزید جڑے نہیں رہ سکتے اور ان کی جو پروفیشنل کنڈکٹ ہے وہ کمپرومائز ہوگا. کیا ایسی بات ہے کہ یہ مقدمہ معاملہ آگے نہیں اس طریقے سے انہوں نے بڑھایا جو کہ انہوں نے عدالت میں بات کی تھی, اور ظاہر ہے ہم نے اس کیس کو تفصیلاً کور کیا تھا, تو ہم نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا کہ کیا یہ کیس بھی دوسرے کیسز کی طرح ختم ہونے جا رہا ہے, مگر ایف آئی اے کی طرف سے جواب آیا. ایف آئی اے کے ذرائع نے کہا کہ یہ مقدمہ ختم نہیں ہوگا. ایف آئی اے ذرائع کے مطابق مقدمے کے دوران ٹھوس شواہد ملے ہیں, جعلی آرٹیکل, جعلی سرٹیفکیٹ, ڈگریاں خالی اور بھرے ہوئے ایکریڈیشن لیٹرز, توثیقی لیٹرز اور مختلف مہریں اور ایسی مشینیں جن سے یہ سارا کام ہوتا تھا, ہارڈ ڈرائیو, لیپ ٹاپ ضبط کیے گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وکیل نے سارا کا سارا یہ کیس بلڈ کیا. اپنے وکیل کی تعریف کی کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا راج جمیل صاحب نے, لیکن ایف آئی اے کے ذرائع کا کہنا تھا کہ فلو آف انفارمیشن ہماری طرف سے تھا, ہم ہی نے وہ ساری انفارمیشن وکیل کو دی تھی جو انہوں نے عدالت میں ٹیپوں کی صورت میں چلائی. یہ ثبوت ہم نے ان کو سارے دیے تھے, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں ثبوت دیے تھے, اس لیے انہوں نے کام اچھا کیا, لیکن یہ معاملہ جاری رہے گا کیونکہ ایویڈنس ہمارے پاس ہے اور نئے وکیل کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. ایف آئی اے ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ ملزم کی جانب سے مواد کی رضاکارانہ طور پر برآمدگی کی آفر پر یہ عمل اکیلے میں نہیں کیا ہم نے, بلکہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی نگرانی میں کرایا. 27 مئی کو ملزم شعیب احمد شیخ چیف ایگزیکٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کی نشاندہی پر سول جج کی نگرانی میں ایگزیکٹ کے دفاتر کی تلاشی لی گئی. چھاپے کے بعد آدھی رات کو تمام برآمد دستاویزات کی گنتی مکمل نہیں تھی, تو ایسا نہیں ہوا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ اس مقام کو ایسے ہی چھوڑ گئے, بلکہ خود جوڈیشل مجسٹریٹ اس مقام کو سیل کرتے, جاتے, اگلے دن واپس آتے, پھر مقام پر ہم اپنی گنتی دوبارہ شروع کرتے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ایف آئی اے نے خود یہ سارا کا سارا ریکارڈ جمع کیا ہے. اور پھر ایف آئی اے کہتا ہے کہ اس سارے کے سارے پروسیس میں امریکہ کی 300 یونیورسٹیوں اور اسکولوں کے کل 23,81,836 سرٹیفکیٹ, ڈگریاں, ٹرانسکرپٹ, لفافے اور بروشرز اور 34 ایکریڈیشن اداروں کے 1,19,707 ایکریڈیشن لیٹر برآمد کیے گئے. ایگزیکٹ سے برآمد ہونے والے مواد کی بنیاد پر ملزم شعیب احمد شیخ, ان کے ساتھی وقاص عتیق, ذیشان انور, ذیشان احمد اور محمد صابر اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی, اور عبدالرؤوف ایگزیکٹ کے لیے آرڈر وصول کرتا تھا. اس کی جانب سے ڈیلیوری آرڈر, پے آرڈر, سرٹیفکیٹ, ڈگریاں اور ٹرانسکرپٹ, لفافے اور دیگر مواد کے نمونے جات فراہم کیے گئے. اور یہ فرانزک شواہد جو ہیں, فرانزک شواہد کے مطابق یہ سینکڑوں غیر ملکی یونیورسٹیوں اور اسکولوں کی لاکھوں جعلی ڈگریاں, سرٹیفکیٹ, ڈپلوما سرٹیفکیٹس دنیا بھر میں جاری کیے گئے, اور اس سب کے ثبوت ہم نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی نگرانی میں جمع کیے ہیں, جو ہم عدالت کے سامنے پیش کریں گے. اس میں 10 پاکستانیوں کو بھی کس طرح جعلی ڈگری دی گئی اور ان سے پیسے بٹورے گئے, یہ بھی ہم سارا کا سارا عدالت کے سامنے رکھیں گے. اور ایگزیکٹ کمپنی کی 130 ٹیرا بائٹ کے کمپیوٹر سسٹم کی فرانسک تحقیقات اب بھی جاری ہے, وہ بھی ہم عدالت کے سامنے رکھیں گے. تو ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت بہرحال سارے موجود ہیں, اور ہم نئے وکیل کے ساتھ اپنا کیس اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے, کیونکہ ہماری طرف سے سوال کیا گیا کہ کیا اس کیس کو بھی فارغ سمجھا جائے, اور اس کی بھی ہائپ پیدا ہو گئی تھی اور یہ کیس اتنا بڑا نہیں تھا. تو ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے, یہ سارے ثبوت عدالت کے سامنے بھی رکھے جائیں گے اور کیس کی باقاعدہ پیروی بھی کی جائے گی. سارے ثبوت اپنی جگہ پر موجود ہیں. ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے نئے موقف سے, جس میں خان صاحب کہتے تھے کہ انہیں تیسری مرتبہ ہوتا نظر آ رہا ہے اسپیکر صاحب کا الیکشن, کیا اس سے ہوا نکل گئی یا پھر پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف پر قائم رہے گی؟ آج اہم فیصلہ آیا ہے, اس پر بات کریں گے علیم خان سے ایک بریک کے بعد. بات کریں گے تحریک انصاف کو آج لگنے والے دھچکے کی, وہ دھچکا ہے یا نہیں, یہ بھی ہم علیم خان صاحب سے پوچھیں گے. تحریک انصاف این 122 میں دھاندلی کا دعویٰ ٹریبیونل میں ثابت نہ کر سکی, یا پھر تحریک انصاف کی شکایت کو ناقابل سماعت کیوں قرار دیا گیا؟ آج ٹریبیونل نے کہا کہ اس کیس کی سماعت ہی نہیں کر سکتے, الیکشن کے دوران ہونے والے دھاندلی کی سماعت ہو سکتی ہے اور معاملہ ہو سکتا ہے. یہ اس سے پہلے کا معاملہ ہے جو کہ ووٹوں کی ادھر ادھر رجسٹریشن, ادھر ادھر ٹرانسفر کہہ رہے ہیں, اور جو کہ علیم خان صاحب کی طرف سے الزام لگایا گیا. اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک اہم انفارمیشن ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور وہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ اندر کی بات کیا ہے, کیوں علیم خان صاحب کو ابھی تک سیٹسفائی نہیں کیا گیا, اور وہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے علیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. اور علیم خان صاحب بہت شکریہ, آپ کے پاس ابھی اور لیگل فورمز موجود ہیں اس معاملے کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے, مگر یہی کلیم جو آپ کے حلقے میں 23-24 ہزار ووٹ کا, خان صاحب نے کہا تھا, عمران خان صاحب نے, کہ 50,000 نئے ووٹ علیم خان صاحب کے, جہانگیر ترین خان صاحب کے حلقے میں رجسٹر کرائے گئے انہیں ہرانے کے لیے. جہانگیر ترین صاحب کو تو اتنا ووٹ پڑا اور اتنا زبردست وہ جیتے, پھر اگر آپ کے
खिलाफ इतने सारे वोट रजिस्टर कराए गए थे, तो आपके नीचे का एमपीए जीता और आप सिर्फ 2400 वोट से हारे, ये कैसे हुआ है फिर? जी शाहजेब भाई, एक तो मैं बात क्लियर कर दूं, जो हमारे मेरे नीचे दो प्रोविंशियल असेंबली सीट्स थी, एक पीपी 147 है, एक पीपी 148 है। पीपी 147 जो कि शोएब सिद्दीकी साहब जीते हैं, जितने मार्जिन से वो जीते हैं उस प्रोविंशियल असेंबली के अंदर उतने मार्जिन से मैं भी जीता हूं। यानी कि ये नहीं हुआ कि शोएब सिद्दीकी साहब जीत गए और मैं वहां से हार गया। जितने मार्जिन से वो तकरीबन कोई 3500-3600 वोटों से वो जीते हैं, 4000 से उस प्रोविंशियल असेंबली में मैं जीता हूं। पर यह कहीं साबित नहीं हो रहा कि उनकी जो लीड थी वो सिर्फ 4000 ही थी। मेरा मौकफ यह है कि वो 14000 थी, वो 15000 थी, जो कि 4000 पे रह गई, और जिसको इन्होंने कम करके, देखिए दोनों प्रोविंशियल सीट्स के अंदर ये जो वोट एंटर किया गया, ये दोनों में डिवाइड हुआ है। ये सिर्फ एक प्रोविंशियल असेंबली सीट पे डिवाइड नहीं हुआ, ये 148 में भी हुआ, 147 में भी हुआ। इस वाले नुक्ते का भी जवाब दीजिए कि यही केस तो आपने तरीन साहब पे भी, 50,000 नया वोट है और वो कोई 1,40,000 वोट ले गए हैं, बहुत बड़े मार्जिन से अपने ओपोनेंट को हराया है, वहां ये क्यों नहीं हुआ फिर? नहीं शाहजेब भाई, मैं आपको बता दूं, तरीन साहब ने और उनके मुखालिफ ने दोनों ने वहां पे वोट जो हैं उसके लिए बकायदा नादरा को पहले भिजवाई थी एप्लीकेशन, और नादरा की वहां पे वैन्स मंगाई थी, और पिछले 2 साल से वो जो वैन्स हैं उन्होंने गली गली में जाके, गांव में जाके वहां पे वोट का इंदराज किया था। यहां पे फर्क ये है कि हम तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक कहता है, नादरा बिल्कुल ठीक कहती है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। ऑल आई नीड इज वो जो फॉर्म ए है, मुझे उसके आप जो 20,000 22,000 आपने वोट इंदराज किया है, जो 26,000 वोट एंटर हुआ है और जो 4,000 डिलीट हुआ है, मुझे सिर्फ उनका फॉर्म ए चाहिए। अगर वो फॉर्म ए है तो मैं माफी भी मांगूंगा, मैं पूरी कौम से माफी मांगूंगा, मैं सरदार साहब से भी माफी मांगूंगा, मैं इलेक्शन कमीशन से भी माफी मांगूंगा। मेरा राइट तो है कि नहीं कि मुझे फॉर्म ए दिया जाए। मगर ट्रांसफर का होगा ना फॉर्म है। मसला यह है कि यहां पर बहुत सारे वोटर्स हैं, लाइक 18 से 20 साल की उम्र के ऐसे वोटर हैं जिनका 13,300 वोट तो उनका है, नया वोट हो सकता है। फिर 20 साल से 21 साल से 30 साल के कोई 10,000 वोट है, 31 से 40 के 1754। बहुत सारे ऐसे होंगे ना जिनका नया शनाख्ती कार्ड बना हो, किसी भी वजह से उन्होंने बनाया हो, नया वोट रजिस्टर हुआ हो, कभी शनाख्ती कार्ड ना बनवाया हो या पहली दफा बना। जी बिल्कुल ठीक है शाहजेब भाई, ये अगर 17 और 18 साल के हैं जिनका वोट बना है, इनके लिए भी मेरे पास सबूत तो दिया जा सकता है। जो 21 साल वाले हैं उनका भी मुझे रिकॉर्ड दे दें। जो डिलीट किए हैं, अगर कुछ लोग फौत हो गए हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट दे दें। हर चीज का कोई ना कोई नादरा के पास, इलेक्शन कमीशन के पास कोई तो सबूत होगा। क्या ये वोट जो है ये एंटर बगैर किसी सबूत के हो गए? मतलब इसमें कोई शक नहीं है, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। नादरा को आपको सबूत प्रोवाइड करने चाहिए। नादरा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, आप इतनी ज्यादा बातें करते रहे हैं, खान साहब कहते रहे कि नादरा इन्वॉल्व है। ये बड़ा हैरानकुन बात है कि आपको अप्रोच करके नादरा ने सबूत नहीं दिए। नादरा की जिम्मेदारी है कि आपको सेटिस्फाई करे और सबूत दे के जो आपका इल्जाम है। मगर जो आपकी तरफ से इल्जाम है, क्योंकि आप कहते हैं इसकी बुनियाद पर आपके साथ धांधली हुई है, वो बड़ा क्लेम था। चौधरी सरवर साहब कहते थे कि बहुत सारे सबूत है। वो कहां है इतने सारे एफिडेविट्स? कोई 22-23 हजार, 10-12 हजार हो, वो एफिडेविट्स कहां हैं? वो लोग कहां हैं सारे के सारे जो क्लेम करें कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, हमारा वोट नहीं था? जी बिल्कुल, मैं शाहजेब भाई वही तो आपको बता रहा हूं, सैकड़ों की तादाद में है। मेरे ख्याल में 1,500-2 हजार लोग हैं जिन्होंने अपना एफिडेविट दिया गया। मतलब मगर आपकी पार्टी तो बड़ा एहतजाज करती है, धरने करती है, बड़े सब कुछ करती है। इतने सारे लोग हैं, अगर उनमें से कोई 5-6 हजार लोगों को लेके ही कोई प्रेस क्लब के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते कि देखें ये लोग हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं, इनका गलत वोट ट्रांसफर हुआ या इंदराज नहीं था, या फिर कोई एक तो प्रोटेस्ट नजर आए जिसमें इतने सारे लोग नजर आए, वो 23,000 ना है, कोई 4-5 हजार ही लोग नजर आए। शाहजेब भाई देखें, अभी तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी गया हुआ हूं, मैं ट्रिब्यूनल में भी गया हुआ था। आज मैं इसके इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल का फैसला है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। जो एहतजाज है वो तो मेरा राइट है, मेरी पार्टी का राइट है, वो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। लेकिन अभी जितनी देर तक हम अपने लीगल बैटल में हैं उतनी देर तक हमें एहतजाज सड़कों पे तो नहीं। अभी तो हम अपना तमाम जो मौकफ है वो कोर्ट्स में पेश कर रहे हैं। अगर कोर्ट से हमें इंसाफ ना मिला तो इससे अगला लाएअमल तब होगा कि हम सड़कों पे जाएंगे। मुझे जाहिर तौर पर बड़ी खुशी हुई कि आपकी तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा की तरफ से ये बात की जा रही है कि हम पहले लीगल ग्राउंड्स पे लड़ेंगे, जितने भी अवेलेबल हैं, बाद में सड़कों पे आने की बात करेंगे। एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात है आपकी तरफ से, एक तब्दीली वाली की बात लगती है। मगर
जो आपका बुनियादी नुक्ता है वो ठीक है, आपको हर किस्म के सबूत मिलने चाहिए, मगर जो आपका काउंटर आर्गुमेंट है कि उसको बुनियाद बनाकर आपको हराया गया, मैं उस पर सवाल करना चाह रहा हूं कि 30 हल्के हैं 2013 के इंतखाबात के बाद जिसमें नए वोटों का इंदराज हुआ है, सिर्फ तरीन साहब का या आपका नहीं है, 30 हल्के हैं, पंजाब में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में एक हल्का है जिसमें 55,000 नए वोटों का इंदराज हुआ है, कराची में भी एक हल्का मौजूद है, 30 हल्के हैं जिसमें 40,000 से ज्यादा वोटों का इंदराज हुआ। आपको तो फिर 22-23,000 का क्लेम है, तो आपको कैसे लगता है कि आपको टारगेट किया गया? शाहजेब भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो लिस्ट देखें, उसके ऊपर एड्रेसेस जो हैं वो डीएचए के लिखे हुए हैं। आप मुझे बताएं, लाहौर का डीएचए छोड़ के हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो NA 125 से माइग्रेट कर रहे हैं मेरे उस इलाके में जहां वो कच्ची आबादी में शिफ्ट हो रहे हैं। अब 2-2 कनाल के डिफेंस में घर छोड़ के लोग कच्ची आबादी में हजारों की तादाद में, वहां पे क्या कोई तेल निकल आया है? वहां पे कौन सी ऐसी चीज हुई है जो डिफेंस छोड़ के वो कच्ची आबादी चंदगढ़ में शिफ्ट हो रहे हैं? सो एक सिंपल सी लॉजिक है कि ये मेरा सारा केस जो है वो तो सिर्फ एक ही बात के ऊपर है ना। अगर ये ठीक है तो मैं 100 दिन हो गए हैं मुझे, मैं एक ही बात कह रहा हूं, 100 दिन के अंदर हमारे मिनिस्टर साहब बैठते हैं और कहते हैं कि भाई अलीम खान ने मेरे पे ये इल्जाम लगाया है, ये अलीम खान ये वो 30 फॉर्म है, ये पकड़ो और आइंदा अपना मुंह बंद कर देना। मैं कहता हूं कि इसके अंदर हमारे जो वजीर दाखिला है वो इन्वॉल्व है। ये स्पीकर साहब को बचाने के लिए नादरा के जरिए उन्होंने ये काम करवाया है, इसमें वो इन्वॉल्व है। अगर मैं गलत हूं तो वो आए सामने, मैंने तो उन पे इल्जाम लगा दिया कि अपने आप को साबित करें कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। खान साहब मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैंने इस मामले पर एक तहकीक की थी नादरा के हवाले से, क्योंकि खान साहब ने बहुत इल्जाम लगाया। मैं बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो अपने नाजरीन के साथ शेयर करूंगा, मगर मुझे लग रहा है आप हार नहीं रहे हिम्मत। फिर वो जो खान साहब का क्लेम था कि तीसरी दफा इलेक्शन के लिए स्पीकर साहब तैयार रहे, आपने 2018 की तैयारी नहीं करनी स्पीकर साहब को, मतलब आपने कहना है कि वो आपको अभी भी उम्मीद है अपने इस केस से? इंशाअल्लाह ताला जी होगा। और मैं आपको एक और बात मैंने पहले कभी नहीं की, आज मैं अल्लाह की करम से एक और बात कह रहा हूं, सरदार साहब तैयारी करें। पिछली दफा उन्होंने कहा था अलीम खान 47,000 से हारेगा, आज मैं सरदार साहब आपको कहता हूं अगली दफा इलेक्शन में मेरा मुकाबला करना, अल्लाह की करम से 50,000 से हराऊंगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया। अलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, दावा कर रहे थे, अपने केस पर अभी भी खड़े हैं। और उसके बाद एक अहम इंफॉर्मेशन है, हम कोशिश कर रहे थे जानने की कि नादरा के चेयरमैन क्यों नहीं अलीम खान साहब से मिल लेते, नादरा का कोई रिप्रेजेंटेटिव खुद क्यों नहीं अलीम खान साहब से मिल लेता, मीडिया के कैमरों के सामने मिल लेता, सारी इंफॉर्मेशन ले आता, या फिर इंफॉर्मेशन पे बात हो जाए। क्योंकि हम अपने जराए से आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नादरा के चेयरमैन पहले नहीं मिले, एक तो जाहिरन भी मिले हैं मीडिया के कैमरों के सामने खान साहब से, इमरान खान साहब से, लेकिन इसके अलावा भी सीक्रेटली राब्ता रहता है शिकायत पर। जहांगीर खान तरीफ साहब से भी रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमाओं से भी रहा है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से भी। जब कराची के नादरा के ऑफिस बंद किए गए तो नादरा के चेयरमैन ने मीटिंग की, तो हमारा बुनियादी नुक्ता यह था कि अलीम खान साहब से मिलकर ये मसला हल क्यों नहीं किया जाता। तो जो हमें जराए बताते हैं वो ये है कि नादरा डेटा देना भी चाहता है, सेटिस्फाई भी करना चाहता है, मगर बाकायदा तौर पर हुकूमती दबाव है नादरा पर कि आपने अलीम खान साहब से नहीं मिलना। और ये हम आपको जराए के तहत खबर दे रहे हैं कि हुकूमती दबाव है नादरा चेयरमैन पर कि हमने नहीं मिलना। और अगर ऐसा नहीं है, जैसा कि अलीम खान साहब भी वाज़ेह कर रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है कि नादरा चेयरमैन मिलें अगर उनका क्लेम गलत है अलीम खान साहब का, और सेटिस्फाई करें एविडेंस के साथ। नादरा के पास सारा डेटा होता है कि अलीम खान साहब गलत इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ज़राए के मुताबिक हुकूमती दबाव है कि आपने अलीम खान साहब से नहीं मिलना, डॉक्यूमेंट्स का जो भी तबादला है ये नहीं करना। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मज़ीद खबरों पर बात करें। मुल्क में सर्दी बढ़ते ही घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। गैस बहरान वक्त गुजरने के साथ साथ शिद्दत इख्तियार कर रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। सर्दियों का मौसम आते ही मुल्क भर में गैस की किल्लत का बहरान सर उठा लेता है। और ये बात इसलिए अहम है कि मियां साहब ने जहां बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का वादा किया था, वहां फौरी तौर पर ऐसी पॉलिसीज लाने का वादा किया था जिसमें गैस का बहरान जल्द हल करेंगे। तीसरी सर्दी है मियां साहब के दौरे इख्तिदार में। 3 साल मियां साहब के इख्तिदार को इन गर्मियों में हो जाएंगे, लेकिन गैस का बहरान क्यों नहीं हल किया जा सका। और फिर सोने पे सुहागा जो पॉलिसी थी कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को तरजीहन बुनियाद पर गैस दी जाएगी, इस दफा डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट और खाद की फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी जारी रखी गई है, जो कि इन 3 महीनों में नहीं होती। मगर इसकी वजह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस की किल्लत जो पहले ही बहुत ज्यादा थी वो और ज्यादा बढ़ गई है और 18 घंटे गैस की फराहमी नहीं हो रही। मियां साहब ने जो वादा किया था क्यों नहीं पूरा कर सके। LNG के इन तमाम चीजों के बहुत ज्यादा बातें की गई थी, क्यों इतना मामला डिले होता रहा, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं फाइनलाइज किए गए, इसका सवाल बहरहाल हुकूमत की तरफ बनता है। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कमिट किया था हमें शो में ज्वाइन करेंगे, उन्होंने हमें शो में ज्वाइन नहीं किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।